नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल तिवारी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है प्रीमियर आधार IAS एकेडमी। 20 मई की समसामयिकी घटनाओं के चर्चा के लिए आज हम सब फिर से जुड़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की समसामयिकी घटनाओं को देखते हैं कि आज क्या क्या ऐसी न्यूज़ थी जो हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़रूरी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारे पास न्यूज़ है काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, जिसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक 26वीं बैठक आयोजित की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर बस्तर में आयोजित की गई थी। पहले तो इसका क्रम याद रखिएगा कि 26वीं बैठक थी। किसकी 26वीं बैठक? तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक है। कहां पर हो रही है? तो जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ में हो रही है। कब हुई? 19 मई 2026 से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन है। इसमें पहली बार बस्तर की धरती पर यह आयोजित होने वाली महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें शांति, सुरक्षा और विकास के अध्याय का जो प्रतीक बनने वाला है, इसकी अध्यक्षता जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया जाएगा। ये याद रखिएगा। ये जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इस टाइम तक ये बैठक चालू हो चुकी है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि इनमें 4 राज्य जो है वो शामिल होने वाले हैं। कौन कौन से 4 राज्य हैं? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन चारों को मिलाकर क्या बनाया गया है? मध्य क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। अगर इसमें प्रतिभागी देखें तो मुख्य सहभागी कौन कौन होंगे? तो विष्णुदेव साय, मोहन साय, ये मुख्यमंत्री हैं चारों, आपको दिखाई दे रहे होंगे। जहां जहां जो राज्य इसमें भाग लेने वाले उन सभी के मुख्यमंत्री इसमें भाग लेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये चारों आपको मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे होंगे। और साथ में गृह मंत्री तो इसमें भाग ले ही रहे हैं, अध्यक्षता करने आए हुए हैं। मैंने आपको बताया। क्षेत्रीय परिषद के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है, इसकी स्थापना 5 नवंबर 1957 को की गई थी। यह केंद्र और राज्य के बीच सहयोग, समन्वय और साझा समस्याओं के समाधान हेतु एक संवैधानिक मंच है। परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य क्या है? तो आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाना, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद पर नियंत्रण स्थापित करना, जल संसाधन और नदी का उचित प्रबंधन करना, ऊर्जा, बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा पर काम होगा, परिवहन, सड़क और कनेक्टिविटी पर काम होगा, विकास कार्यों में समन्वय और सहयोग बढ़ेगा, प्रशासनिक सुधार और अच्छे शासन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के बीच समन्वय और सहयोग स्थापित करने के लिए। अगर आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना और ज़्यादातर क्वेश्चनों को लिखते समय इन फैक्ट का यूज़ करने के लिए आपको हो सकता है कि ज़रूरत पड़े, ताकि आपका आंसर काफ़ी ऑथेंटिक और अच्छा दिखाई देने लगे। बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने करंट से रिलेट करके क्वेश्चन का आंसर करें। मैं ज़्यादातर देखता हूं, जब कॉपियां चेक कर पाता हूं मेंस की, तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो हवा में आंसर करते हैं। हवा में आंसर का मतलब कि फैक्ट उसमें बहुत कम होते हैं और केवल जनरलाइज चीज़ों को आप बताते रहते हैं, जिससे आपका आंसर ऐसा लगता है जैसे हम पहले बोलते थे कि कॉलेज के टाइम पे क्या करके आए हो, तो फेकोलॉजी करके आए, कि हम लिखे तो ठीक हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें लिखे हैं, लेकिन फैक्ट की कमी है, जिससे वो आंसर जो है वो ऑथेंटिक नहीं लग रहा है। ऑथेंटिक बनाने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है करंट अफेयर्स की, उसमें करंट अफेयर्स का टच दिया जाए, जिससे आपके नंबर बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए बैचेस भी चल रही हैं। अगर आप चाहें तो प्री प्लस मेंस की सेपरेट इंग्लिश बैच, सेपरेट हिंदी मीडियम बैच, सेपरेट केवल प्री और व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी बैच, ऐसे सभी एग्जाम्स की बैच हमारे संस्थान में चल रहे हैं, जिससे आप आकर जुड़ सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी तैयारी हो रही है, आप भी आकर इसका लाभ लीजिए। डेमो वीडियोस हैं, डेमो लेक्चर्स हैं, आप डेमो क्लासेस ऑफलाइन आके अटेंड कर सकते हैं, ताकि आपको ये समझ आए कि यहाँ पर पढ़ाई कैसे होती है। चलिए आगे देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक या वैधानिक निकाय है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों के बीच और केंद्र राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसमें 5 क्षेत्र उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में विभाजित कर प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद है। 25वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक दीव में आयोजित की गई थी। यह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी। अगर हम देखें कि बस्तर में आयोजन का क्या महत्व है, तो यह पहली बार है जब बस्तर के क्षेत्र में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। यह बस्तर के बदलते स्वरूप, शांति स्थापना और विकास कार्यों को मजबूती प्रदान करेगा। इससे क्षेत्र में निवेश, पर्यटन, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलेगी। तो ये याद रखिएगा कि कहां पर हो रहा है। अगली न्यूज ले रहे हैं।
जो कि बोध घाट परियोजना से संबंधित है। देखते हैं कि इसके बारे में क्या न्यूज है। देखिएगा ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने बोध घाट बांध परियोजना के लिए फिर से सर्वे का काम शुरू किया है। लगभग 45 वर्षों के बाद परियोजना को आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इस योजना है तो काफ़ी पुरानी, लेकिन लटक गई थी बीच में। इसके सर्वे के कार्य को 3 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना क्या है तो इंद्रावती पर बनने वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना थी। बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है, जो कि मल्टीपल चीज़ों के लिए बनाई जा रही है, जैसे सिंचाई के साथ साथ विद्युत उत्पादन भी इसका लक्ष्य है। तो आपको पता है 310 मेगावाट का विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है इस परियोजना में। तो याद रखिएगा इसका जो मुख्य उद्देश्य है सिंचाई, जल संरक्षण और बिजली उत्पादन के लिए इसको हम बनाने वाले थे। कहाँ पर है तो याद रखिएगा दंतेवाड़ा जिले, पर्टिकुलर बोध घाट जो परियोजना है वो दंतेवाड़ा जिले में और बस्तर के क्षेत्र में स्थित है। अगर नदी देखें तो इंद्रावती नदी पर बनने वाला है। जो अनुमानित लागत इस पर आने वाली है वो 49,000 करोड़ की लागत आने वाली है। इसका शुभारंभ 1979 में हुआ था, 1979 में हुआ था। संभावित लाभ इसमें 9.34 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। बस्तर के क्षेत्र में कृषि का विकास होगा, जल एवं ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि होगी। और इसमें प्रमुख चुनौती क्या है कि आदिवासियों, क्योंकि कई जो क्षेत्र है इसके डुबान क्षेत्र में आ रहे थे, इसलिए आदिवासियों का विस्थापन हमको देखने को मिला। पर्यावरणीय प्रभाव तो है ही, क्योंकि आप नई परियोजना बना रहे हैं तो पेड़ का कटना और बाकी चीज़ों को प्रभावित करना ये होगा। वन क्षेत्र प्रभावित होने की आशंका इससे बढ़ती है। वहीं आप यहाँ पर देखें और कुछ चीज़ें। बोध घाट परियोजना का ऐतिहासिक सफर कैसा रहा है तो 1979 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इंद्रावती नदी पर बोध घाट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी, जिसका उद्देश्य 500 मेगावाट बिजली उत्पादन था। 310 बाद में ये लक्ष्य तय किया गया था। 1984 में वर्ल्ड बैंक के लोन प्राप्ति हेतु मंजूरी प्रदान की गई थी, परंतु पर्यावरणविदों व पेड़ कटाई के विवादों के कारण 1987 में इसमें रोक लगा दिया गया था। 2020 में इस प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित करने की कोशिश शुरू की गई है, ताकि इन समस्याओं से भी, चुनौतियों से भी निपटा जा सके और इसका लाभ भी जनता को मिल सके, इसलिए इसको पुनः चालू किया गया है। देखते हैं अब ये प्रगति कब तक पूर्ण होती है। वैसे तो 3 माह में इसका सर्वे कर लिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। पर याद रखिएगा, क्योंकि बार बार ये न्यूज़ में है तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बोध घाट परियोजना के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। बाकी जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी है। आगे देखते हैं। अगली न्यूज़ है हमारे पास सेंट डेनिस इंटरनेशनल चैलेंज 2026। सेंट डेनिस रीयूनियन ओपन 2026 ये 13 से 17 मई 2026 को इसको आयोजित किया जाएगा। आयोजन स्थल सेंट डेनिस रीयूनियन फ्रांस के हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, यहाँ पर ये होने वाला है। भारतीय खिलाड़ियों का इसमें शानदार प्रदर्शन इस अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ का रायपुर के जो शटलर हैं ईशान भटनागर और श्रुति मिश्रा की जोड़ी ने मिक्स डबल में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है, जिसके कारण ये दोनों नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ईशान भटनागर और श्रुति मिश्रा का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा कि ये बैडमिंटन खेलते हैं। वहीं महिला सिंगल्स में आकर्षी कश्यप ने रजत पदक या सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा कि आकर्षी कश्यप कौन सा खेल खेलती हैं, तो ये जो है बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। आगे देखिए नेक्स्ट न्यूज़ ले रहे हैं। भारत की पहली जो हाइड्रोजन बस सेवा है इसका संचालन किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है तो देखिएगा सेंट्रल विस्टा क्षेत्र नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इसमें सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन से सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन तक का सफ़र तय किया जाना है। अगर आप देखें तो IOCL इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा हाइड्रोजन बस क्या है, ये जो बस बनाई गई है इसमें विशेष सहयोग रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का। हाइड्रोजन बस है क्या तो ये समझ लीजिए यह एक प्रकार के पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन बस है, जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के रासायनिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न बिजली से चलती है। इसमें पेट्रोल, डीजल, CNG के बजाय हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक नई उपलब्धि है जो हमारे साथ जुड़ चुकी है। और ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है तो मैंने आपको बताया सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन से सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन के बीच पे चलेगी, जो कि सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का पार्ट है। तो याद रखिएगा ये दिल्ली में चालू की गई है ये बस सर्विस, हाइड्रोजन बस सेवा। आगे देखिए, भारत का पहला अंडर वाटर स्पेस ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। ये अंतरिक्ष की तैयारी के लिए धरती के पानी में ये बनाया गया पहला स्टेशन है। भारत का यह पहला अंडर वाटर ट्रेनिंग सेंटर अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग देने के लिए बनाया जा रहा है, जहां पानी के अंदर जीरो ग्रेविटी जैसी परिस्थितियों का अभ्यास कराया जाएगा, क्योंकि स्पेस में भी जीरो ग्रेविटी रहती है। तो ऐसा ही परीक्षण हम पानी के अंदर करेंगे। कहाँ पर है, क्या है, एक बार थोड़ा सा समझते हैं। यह सेंटर क्या है तो यह एक अनोखा अंडर वाटर
हेरिटेज हैबिटाट होगा जो गहरे पानी में बनाया जाएगा। यह वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉट और प्रशिक्षुओं के पानी के अंदर रहकर काम करके अंतरिक्ष जैसी स्थितियों की ट्रेनिंग लेंगे। ये कहाँ पर है? तो ये बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटक राज्य के। इसके निर्माता जो है AKAA स्पेस सेंटर, जिसको भारतीय स्टार्टअप कहा जाता है, इसके द्वारा बनाया गया है। AAKA नाम है इसका, ठीक है। लक्ष्य है 2025-26 में इसका परिचालन शुरू हो जाएगा, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए इसरो के अंतरिक्ष यात्री, वैज्ञानिक और भविष्य के मिशन के लिए प्रशिक्षुओं के लिए ट्रेन किया जाएगा। यहाँ पर ये कैसे काम करेगा? तो पानी के अंदर विशेष हैबिटाट में प्रवेश करवाया जाएगा इनको, और तैरने से शरीर पर कम भार पड़ता है, बिल्कुल जीरो ग्रेविटी होती है। इसलिए ऐसी ही स्थिति कहाँ पर होती है? अंतरिक्ष में, जिससे जो अंतरिक्ष यात्री है उनको लाभ मिलेगा। विभिन्न उपकरणों पर काम करना, मरम्मत और प्रयोग करना जैसे काम वो सीख पाएंगे। टीम वर्क, मिशन जो है स्टिमुलेशन, आपातकालीन स्थिति में निपटने का अभ्यास भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। पानी की गहराई और विशेष सूट की मदद से अंतरिक्ष जैसे अनुभव को दोहराया जा सकता है। इसमें पानी के अंदर ट्रेनिंग क्यों कराई जा रही है? क्योंकि अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी होती है। पानी के अंदर जो भी व्यक्ति है उसका वजन बहुत कम हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे जीरो ग्रेविटी, जिससे ये आसानी से तैर सकता है। यह स्थिति अंतरिक्ष जैसी महसूस होती है, इसलिए पानी के अंदर ट्रेनिंग देना सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है। तो ये याद रखिएगा। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। इसकी विशेषता क्या है कि गहरे पानी में बनाया गया विशेष मॉड्यूलर हैबिटाट है। रहने, खाने, सोने, प्रयोग करने की पूरी सुविधा यहाँ पर होगी। रोबोटिक्स, मरम्मत कार्य, स्पेस वॉक, सिमुलेशन की ट्रेनिंग, ये सब यहाँ पर आपको दी जाएगी। मिशन कंट्रोल और मेडिकल सपोर्ट भी मिलेगा आपको। आपातकालीन बचाव की सुविधाएं भी यहाँ पर होंगी। आगे देखते हैं पटना वाटर मेट्रो, गंगा विहार, ठीक है। पटना वाटर मेट्रो देश के 18 शहरों में चालू की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा शहरी यातायात को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय जल मेट्रो नीति 2026 का मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, पटना, श्रीनगर, गुवाहाटी इन क्षेत्रों को जोड़ने का प्रयास है, और द्वितीय चरण में असम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को इसमें शामिल किया गया है। इस नीति के मुताबिक वाटर मेट्रो को उन शहरों में प्राथमिकता मिलेगी जहां आबादी 10 लाख से ज्यादा और 12 मासी जलमार्ग उपलब्ध है। ऐसा कोई जो क्षेत्र हो जहां पर हमेशा, मतलब 12 महीना जहां पर पानी बहता रहता हो, और साथ में वहां की आबादी कितनी होनी चाहिए? 10 लाख। तो वहां पर ऐसे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन की स्थापना होगी, जिसको हम जल मेट्रो स्टेशन के या वाटर मेट्रो स्टेशन को बोल रहे हैं। वाटर मेट्रो के लाभ क्या है? तो यातायात और समय की बचत होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यातायात कम होगा। सबके पास अपने प्राइवेट ऐसे नाव तो होंगी नहीं जिससे वो यातायात का साधन का यूज़ कर सके, तो ये सरकारी ही होगी, तो इससे ये जो भीड़ है वो कम हो जाएगी। यातायात और समय की बचत सड़क के भारी ट्रैफिक से बचाकर जल मार्ग के माध्यम से गंतव्य तक पहुँचाती है, जिससे यात्रियों का काफ़ी समय बच जाता है। दूसरी बात कि पर्यावरण के अनुकूल है। ये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड तकनीक वाली बोट्स होती हैं, जिनमें शून्य या न के बराबर प्रदूषण होता है और कार्बन का उत्सर्जन घटता है। अगली बात है कि ये सस्ता और सुलभ सफर है। इसका किराया काफ़ी किफ़ायती है, 20 रुपए से लगभग शुरू होता है, जो आम जनता के जेब पर भारी नहीं पड़ता। साथ ही इसमें यात्रियों के लिए वीकली और मंथली पास की सुविधा भी उपलब्ध है। द्वीपवासियों को ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ये मुख्य शहर से जो कटे हुए द्वीप और तटीय इलाके के निवासी हैं उन्हें मुख्य शहर से जोड़ता है, उनकी आजीविका और व्यापार को बेहतर बनाता है। तो याद रखिएगा कि ये कहाँ कहाँ पर शुरू किया जा रहा है। तो वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, पटना, श्रीनगर, गुवाहाटी इन क्षेत्रों में इसको पहले चरण में चालू किया जाएगा, और दूसरे चरण में असम, तेजपुर और डिब्रूगढ़ को शामिल किया गया है। याद रखिएगा। अगला देखते हैं मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड में इसको बनाया जा रहा है। मानव हाथी संघर्ष पर रिसर्च और समाधान विकसित करने के लिए ये जो अनुसंधान केंद्र है वो स्थापित किया गया है। ये देश का पहला ऐसा रिसर्च सेंटर होगा जहां पर मानव और हाथी के बीच होने वाले संघर्ष पर विश्लेषण किया जाएगा और उससे रिलेटेड समाधान निकाले जाएंगे कि कैसे इसको समाधान किया जा सकता है और कैसे इस द्वंद्व को रोका जा सकता है। तो कहाँ पर है? तो ये पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड में स्थापित किया जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा वायुसेना की पहली महिला स्क्वाड्रन लीडर सान्या जो है, इनके बारे में है। CA या कैट A क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन चुकी हैं QFI सान्या। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर सान्या ने इतिहास रचते हुए प्रतिष्ठित कैट A क्वालिफाइड
फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली ये पहली महिला अधिकारी का गौरव हासिल कर लिया है। ये पहली ऐसी महिला अधिकारी होंगी जो क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करेंगी। यह उपलब्धि सैन्य विमानन में सबसे उच्च और कठिन योग्यताओं में से एक मानी जाती है। कैट ए वायुसेना में सबसे अनुभवी और उच्च श्रेणी के प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला ग्रेड है। तो ये पहली ऐसी महिला बनी है जिनको ये ग्रेड दिया गया है, ग्रेड ए मिल चुका है इनको। नाम स्पेशली याद रखिएगा क्योंकि ये पहली महिला है, तो इनका नाम क्या है आप याद रखिएगा, सान्या। इनका नाम सान्या है, ये याद रखिएगा। तो आपको ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। ब्रिटेन के सबसे युवा मेयर कुसार कुमार बने हैं। इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुसार कुमार यूके के सबसे कम उम्र के मेयर हैं। पूर्वी इंग्लैंड को एक स्थानीय परिषद का प्रतिनिधित्व करने वाले 23 वर्षीय राजनेता ने ब्रिटेन में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर इतिहास रच दिया है। किंग्स कॉलेज लंदन से राजनीति विज्ञान के पूर्व छात्र तुषार कुमार ने एलेस्ट्री और बेरेहमवुड में मेयर के रूप में पदभार ग्रहण किया। 2023 में एलेस्ट्री और बेरेहमवुड नगर परिषद में शामिल हुए थे और इससे पहले वे उप मेयर के पद पर भी कार्य कर चुके हैं और अब वो मेयर के रूप में कार्य करने जा रहे हैं। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, तुषार कुमार इनका नाम है, जिनका संबंध भारतीय मूल से है। आगे देखिए, इम्बोला वायरस का फिर से दस्तक हो चुका है। वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। इम्बोला वायरस एक खतरनाक वायरस है जो कि गंभीर बीमारी और अक्सर घातक बीमारियों को पैदा करता है। और इम्बोला वायरस जो है इसका कारण बनता है। ये मुख्य रूप से मनुष्य को कुछ प्राइवेट जैसे बंदर हो गया, चिंपांजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, इनको प्रभावित करता है। और जो इम्बोला वायरस है इसकी पहली बार वर्ष 1976 में कांगो के इम्बोला नदी के पास पाए गए प्रकोप से पहचाना गया था, इसलिए इसका नाम इम्बोला पड़ा था। तो इम्बोला नदी कहाँ पर है आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कांगो दक्षिण अफ्रीका में ये आपको दिखाई देगा। वायरस की विशेषताएं क्या है, तो ये फाइलोराइड वायरस है जिसका जीनस है एबोला वायरस है। आकार लंबा धागेनुमा होता है। आरएनए विषाणु जो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। नेगेटिव सेंस आरएनए पाया जाता है और ये एनवलप्ड होता है, आवरण युक्त होता है, लिपिड आवरण पाए जाते हैं। ये सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन की स्पाइक्स पाई जाती हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आरएनए जीनोम भीतर कैप्सिड में सुरक्षित रहता है। तो ये काफ़ी प्रोटेक्टेड वायरस है जिसके कारण इसका खतरा काफ़ी बढ़ा हुआ है। इतिहास और मुख्य प्रकोप देख लेते हैं। इम्बोला वायरस की पहचान पहली बार सूडान और जायरे के क्षेत्र में चालू हुई थी 1976 में। 1995 में ये किर्बितु आरडीसी प्रमुख प्रकोप अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हुआ यहाँ पर। 2001 युगांडा में 425 मामले इसके देखे गए जिसमें से 2024 मौतें हो गई थी। लगभग 53% की CFR रेट थी, ठीक है। बाकी ये और भी मामले हैं जिनको हमको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो 2024 में अफ्रीका के कई देशों विशेषकर DRC में इम्बोला के नए मामले जो हैं वो हमको वृद्धि देखने को मिली है। सीमाओं के पार फैलाव का खतरा जिससे बढ़ गया। मृत्यु दर अधिक होने के कारण गंभीर चिंता का ये विषय है, ठीक है। ये इम्बोला वायरस के बारे में हमको इतनी चीज़ें याद रखनी है। थोड़ा सा WHO की बात कर लेते हैं। WHO द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा 14 अगस्त 1924 को की गई थी। WHO महानिदेशक ने इम्बोला प्रकोप विशेषकर DRC को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC को घोषित किया है। यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय IHR 2005 के तहत की गई है। उद्देश्य वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रयास, संसाधन जुटाना और देश को सावधान करना है इसका उद्देश्य। आगे देखें, अगर लक्षण की बात करें तो संक्रमण के 2 से 21 दिन के भीतर औसतन 8 से 10 दिन ये लक्षण आपको दिखाई देने लगेंगे कि अचानक तेज बुखार आएगा, अत्यधिक कमजोरी महसूस होगी, सिर दर्द और मांसपेशी में दर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, त्वचा पर चकत्ते। कुछ मामलों में इसमें जो है रक्त स्त्राव भी देखने मिलता है, आंतरिक और बाह्य दोनों तरीके के। तो ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं और इसकी मृत्यु दर 25 से 90% तक हमको देखने को मिलती है। संक्रमण कैसे फैलता है, तो संक्रमित चमगादड़ जो है प्राकृतिक होस्ट के संपर्क से होता है। संक्रमित बंदर या प्राइमेट में रक्त है या शरीर द्रव का जो अंग है अगर उससे आप संपर्क में आते हैं तो भी ये हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के रक्त, उल्टी, दस्त, पसीना, लार, वीर, दूध, आंसू के संपर्क में आने से ये संक्रमण फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति की देखभाल के दौरान संपर्क या असुरक्षित उपकरण के माध्यम से फैल सकता है। दूषित सुई, चाकू, अन्य चिकित्सीय उपकरण के माध्यम से ये फैलता है। हवा के माध्यम से ये नहीं फैलता, ये हमको ध्यान में रखना है। तो आज का करंट अफेयर्स यहाँ पर खत्म होता है और ये कुछ प्रमुख पुस्तकें जो आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं अगर आप
ये पढ़ना चाहते हैं तो आर्थिक सर्वेक्षण की पुस्तक है, छत्तीसगढ़ समृद्ध छत्तीसगढ़ की पुस्तक, भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास और भारतीय भूगोल की पुस्तकें आपके नज़दीकी पुस्तक शॉप में उपलब्ध है, तो आप वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। ये मंथली करेंट अफेयर्स आपको आपके नज़दीकी बुक शॉप पे मिल जाएगा, और जो डेली PDF है ये हमारी वेबसाइट premierbsp.com पर उपलब्ध है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ये सारी PDF जो मैं रोज़ पढ़ाता हूँ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात हो जाएगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।